चुनाव आयोग में गए और 5 मुख्य मुद्दों पे हमने अपना निवेदन रखा। लगभग 1 घंटे सुना है चुनाव आयोग ने विस्तृत रूप से और हमें आश्वासन दिया है कि उपयुक्त ठोस एक्शन लिया जाएगा। पहला मुद्दा था वर्धा में माननीय प्रधानमंत्री की द्वेष से, घृणा से, आपसी वैमनस्य से, कठोर शब्दों से लिप्त वक्तव्य और स्पीच। हमारे कानून में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में और हमारे पीनल कोड में अगर सबसे ज्यादा प्रतिबंधित चीज मानी गई है चुनाव के दौरान तो वो है धार्मिक आधार पर द्वेष, आपसी वैमनस्य फैलाना, इलेक्टोरल गेन के लिए, चुनावी फायदे के लिए। जो मोदी जी ने कहा है बार बार खुलेपन से, बिना किसी प्रतिबंध के, और उसको सीधा वो उन्होंने जो कहा है वो है हिंदूज के बारे में, हिंदू टेरर शब्द के ऊपर, और सीधा चुनावी फायदे के लिए वोट मांगने या वोट मना करने से उसको लिंक किया है। ये बहुत गंभीर ऑफेंस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हमने सेक्शन बताया 123, इंडियन पीनल कोड में हमने सेक्शन बताया उनको, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता में, इत्यादि इत्यादि। इसके ऊपर कई सारे जजमेंट्स हैं उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, क्योंकि धर्म के आधार पर ऐसी घृणात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना, वायनाड के विषय में ऐसे घृणात्मक चीजों को उठाना मूल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव नहीं होने देता है। और हमने मांग की है कि इसके लिए क्रिमिनल एक्शन लिया जाए और इसके लिए आचार संहिता, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के अंदर एक्शन लिया जाए। दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, एक मैंने बोला आपको सबसे प्रतिबंधित कैटेगरी है धर्म के आधार पे, दूसरी उतनी ही प्रतिबंधित कैटेगरी है भ्रष्टाचार, घूस खिलाना चुनावी फायदे के लिए। अरुणाचल प्रदेश में मेरे मित्र सुरजेवाला जी ने आपको संबोधित किया था 1-2 दिन पहले। हमने आज विस्तृत रूप से बताया चुनाव आयोग को, अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष, तीनों वहाँ बैठे हैं और एक गाड़ी मान लिया गया है, फिल्म हो गया है, 2 करोड़ से कम 1 करोड़ 80 लाख कैश रोकड़े के साथ पकड़ी गई है। वो गाड़ी आसमान से आई, ऐसे महानुभावों के पास आई, कहाँ से आई ये बड़ा स्पष्ट है। 3 घंटे 4 घंटे बाद माननीय मोदी जी को वहाँ पर एक इलेक्शन रैली, चुनाव रैली करनी थी। ये 2 अप्रैल की रात और उनकी चुनावी रैली 3 अप्रैल की बात है। इससे बड़ा घूस द्वारा इलेक्टोरल वोट को प्रेरित करना या घूस द्वारा इलेक्टोरल वोट को हटाना, इससे ज़्यादा कोई एक घोर नंगी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। वहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी थे। हमने 5 मिनट के लिए 2 वीडियोस चलाए जहाँ की सब कुछ साफ प्रतीत होता है। हमने कहा है और मांग की है कि तुरंत बिना विलंब के FIR लॉन्च होना चाहिए इन तीनों सांविधानिक, 2 सांविधानिक और तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध पदाधिकारी हैं जो, और अगर तहकीकात के बाद प्रधानमंत्री के विषय में भी कुछ ऐसे तर्क आते हैं, तथ्य आते हैं, तो उनके विरुद्ध भी FIR होना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो हमने रखी चुनाव आयोग के समक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष एक स्पेशल पोजीशन हमारे देश में रखते हैं। श्री अमित शाह ने 2017 में, लेकिन विशेष रूप से अभी गांधीनगर में लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा स्पष्ट साफ रूप से बेमानी, झूठा और गलत एफिडेविट फाइल किया है। जैसा आप जानते हैं, लोक प्रहरी का निर्णय 2018 में आया, उससे पहले कृष्णमूर्ति नाम का एक और उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। इन सब में बड़ा साफ, स्पष्ट और सच्चा डेक्लेरेशन आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का बाध्य है आपको करना। इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन यू। श्री अमित शाह ने 2 विषयों में बिल्कुल झूठ बोला है। विषय नंबर 1, उन्होंने 25 करोड़ के लोन के एवज में 25 करोड़ के मूल्य से ज्यादा, क्योंकि मूल्य ज्यादा होता है लोन से,
मॉर्गेज की है एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी अपनी, लोन लिया था उनके लड़के ने, मॉर्गेज किया उन्होंने। तो मॉर्गेज कानून के किसी भी परिभाषा में लायबिलिटी होती है। ये कानून के अंतर्गत जो कि एक स्पेशल प्रावधान है 75A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों में नया कानून बना है, उसके अंतर्गत ये खुलासा अति आवश्यक है किसी भी लायबिलिटी का। विशेष रूप से लायबिलिटी अगर कमर्शियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक की हो। ये कोऑपरेटिव बैंक है, कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक, जो सीधा कानून की परिभाषा में आता है और ये उनको खुलासा करना अति आवश्यक था। आज तक हमने कोई भी इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला है। दूसरी बात, गांधीनगर में अत्यंत मूल्यवान प्रॉपर्टी 70-80 लाख की, उसको 25 लाख का दिखाया गया एफिडेविट। ये दोनों मुद्दे हमने रखे हैं और तुरंत कहा है कि या तो उनको चुनाव से प्रतिबंधित होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, रोकना चाहिए। ये गलत एफिडेविट है, हमने गुजरात में भी ये दिया है। दो और मुद्दे थे, मैं संक्षेप में 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। एक मुद्दा था, महाराष्ट्र से शुरू होता है लेकिन अखिल भारतीय स्तर पे भी लागू होता है, कि जो ट्राइबल्स हैं, जो ऐसे इलाके हैं महाराष्ट्र में जहाँ पर 10% से भी ज़्यादा ट्राइबल्स हैं, वहाँ सीधे और परोक्ष रूप से ये प्रयत्न चल रहा है कि किस प्रकार से वो वोट न दे पाएँ और बिना वोट दिए चले जाएं। इसके कई तौर तरीके निकाले गए हैं। उनको आने में विलम्ब, उनके आने के वक्त 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए ईवीएम का नहीं काम करना, उनके आसपास ऐसा वातावरण करना कि वो वोट न कर पाएँ। कई गरीब लोग हैं, कई डेली वेजर्स हैं, वो अगर उनको तुरंत अवसर नहीं मिलता है तो अपनी पेट पे लात मारकर वो रुक नहीं सकते, वो जाना पड़ता है काम पे। इससे सैकड़ों लोगों को वोट नहीं देने की प्रक्रिया की जा रही है। हमने ये महाराष्ट्र के कम से कम 18-20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के विषय में ये रिप्रेजेंटेशन रखा है, और बल्कि अगर इस प्रकार के तौर तरीके अपनाए गए तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय स्तर पे भी ये सही होगा। अंतिम और 5वां रिप्रेजेंटेशन था कि एक बड़ी विचित्र अनुरोध आया है, और वो अपनी अनुरोध के आधार पे ही मालूम पड़ जाता है कितना संदिग्ध है। वो अनुरोध आया है महाराष्ट्र सरकार से एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के विषय में, देवेन भारती। हम उनको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन इतना अनुराग, इतना प्रेम और प्यार महाराष्ट्र सरकार का एक अफसर के लिए कि महाराष्ट्र सरकार ने विशेष अनुरोध किया है कि इस अफसर को सेवा ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, स्थानांतरण नहीं किया जाए। जबकि चुनाव आयोग की बड़ी स्पष्ट रूल है कि किसी व्यक्ति जिसके पास चुनावी कामकाज हो, वो अपने एरिया से हटा के कहीं और पोस्ट किया जाएगा। ये बड़ा सरल चीज़ है, अखिल भारतीय स्तर पे हो रहा है, लेकिन देवेन भारती के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है कि उनको हटाया नहीं जाए। ये अपनी कहानी बताता है, और मैं समझता हूँ इसी आधार पे, महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध के आधार पे अकेला इनको हटाना चाहिए चुनाव आयोग को तुरंत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं। अरुणाचल के मामले में आप लोगों ने बकायदा तस्वीरें दिखाई थी कि जहां पर पहले भी अधिकारी मौजूद थे, तो क्या बताया आपको चुनाव आयोग ने कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने चुनाव आयोग को कहा कि ये बहुत अति आवश्यक है कि किस स्पीड से कितनी जल्दी हो। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, हमने कहा तुरंत FIR होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि हम कागज़ वगैरह देख के इमीडिएटली देखते हैं क्या हो सकता है। हमारा मानना है, मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ, इसमें 1 मिनट के विलंब के बिना, क्योंकि जो वीडियो है वो बड़ा पारदर्शी है, बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है, उसके आधार पे इन 3 व्यक्तियों के ऊपर तो FIR अभी हो सकती है। जहाँ तक और लोगों का सवाल है वो तहकीकात के बाद हो सकती है, लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है, क्योंकि ये एक संदेश, ये एक सबक सबके लिए होना चाहिए कि दिन दहाड़े चुनाव के दौरान आप इस नंगे प्रकार से रुपए लेके घूम रहे हैं गाड़ी में, और आपके सामने कुछ यार्ड्स दूर बैठे हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वहाँ के रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में भी हमने इस सवाल का जवाब दिया था। ईडी अब इलेक्शन ढकोसला बन गया है। कुछ सेलेक्टिव कागज अपने गोदी मीडिया को लीक करके भारतीय जनता पार्टी के लोग
हारे हुए चुनाव में इलेक्शन स्टंट खड़ा करना चाहते हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के अंदर इस पूरे मामले में बाकायदा गवाही, साक्ष्य, तथ्य, जहां भारत सरकार पार्टी थी, जांच हो चुकी और इनको सिरे से खारिज किया जा चुका। मैं दो उदाहरण आपको दूंगा। 30 दिसंबर 2018 को कांग्रेस पार्टी के मन से हमने मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती दी थी, पर आज तक जवाब नहीं आया। 8 जनवरी 2018 को इटालियन अपील्स कोर्ट में GORC और हेड ऑफ हेलीकॉप्टर यूनिट जो हैं ब्रूनो, उन दोनों को और सब और व्यक्तियों को बरी कर दिया गया और ये पाया गया कि किसी प्रकार की रिश्वत या रॉन्ग डूइंग नहीं हुई। मोदी सरकार उसमें, भारत सरकार उसमें पार्टी थी। 17 सितंबर 2018 को मिलान की हाई कोर्ट ने 322 पन्ने के निर्णय में इसको अपहोल्ड कर दिया, यानी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।